अब हम देखते हैं जनरलाइज सीजर के बारे में। हमें पता है जनरलाइज सीजर हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर से डेवलप होता है और धीरे धीरे पूरे ब्रेन में फैल जाता है। इसको मेजरली 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, फिर एब्सेंट सीजर, एटोनिक सीजर, माइक्लोनिक सीजर और इन्फेंटाइल स्पाज्म। इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे जनरलाइज टोनिक क्लोनिक को ग्रैंडमल भी कहते हैं, एब्सेंट सीजर को पेटेटमल भी कहते हैं। इसके बाद एटोनिक को एकाइनेटिक भी कहते हैं और इसके बाद जो हमारा इन्फेंटाइल है उसको हिप्स रिदमिया भी कहते हैं। तो उसको हम नोट करते हैं और एक एक के बारे में देखते हैं कि ये होते क्या हैं। तो ये हो गया आपके जनरलाइज सीजर, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके देखते हैं कि ये होते क्या हैं। अब हम देखते हैं जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर के बारे में, जिसे ग्रैंड भी कहते हैं और मेजर एपिलेप्सी भी कहा जाता है। यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले एक पर्सन को जब स्टार्ट होता है एपिलेप्सी आना तो उसको एक ऑरा फील होता है। ऑरा का मतलब होता है आभा या आभास। मीन्स उस पर्सन को फील होगा कि अब मुझे एपिलेप्सी आने वाला है। पूरी बॉडी में एक झंझनाहट सी स्टार्ट हो जाती है और पूरा पर्सन वो फील कर सकता है कि अब मुझे एपिलेप्सी स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ जैसे एपिलेप्सी स्टार्ट होता है तब वो बहुत तेज चिल्लाता है और चिल्लाने के साथ ही गिर जाता है। अब होता क्या है, गिर के वो बेहोश हो जाता है और उसका टॉनिक फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, एक ऑरा फील हुआ। ऑरा के साथ साथ बहुत तेज वो पर्सन चिल्ला के बेहोश होकर गिर जाता है। गिरते ही टॉनिक फेज स्टार्ट होगा। टॉनिक फेज में पर्सन की बॉडी स्पाज्म की कंडीशन में चले जाती है। मींस वो एकदम ऐसे स्ट्रेट होके गिर जाते हैं। गिरने के साथ बॉडी स्पाज्म में आ गया। स्पाज्म के थोड़ी देर बाद क्लोनिक फेज स्टार्ट होता है। क्लोनिक फेज में हम देखते हैं बहुत तेज तेज बॉडी में जर्क्स आ रहे हैं या कन्वर्जन आना स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद वो पर्सन लॉन्ग टाइम के स्लीप पे चला जाता है या बेहोश हो जाता है। तो ये हो गया हमारा जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। ये जनरली 1 से 2 मिनट तक ही रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर को अगर नाम से देखें तो वो पर्सन खो जाता है। कोई भी मान लो अगर भी चल रहा है तो क्या होगा, चलते चलते अचानक से ऐसे रुक गया। रुक के एक ही डायरेक्शन में देखेगा, इधर उधर उसकी मूवमेंट भी नहीं होती। मसल बहुत ही मिनिमम या कोई भी मूवमेंट ज्यादा होता नहीं मसल में, और ना ही वो पर्सन बेहोश होता है। ये लगभग 30 सेकंड तक रहता है, हाफ एन मिनट तक, फिर वो सही हो जाता है। तो ज्यादातर देखा गया बच्चों में, चिल्ड्रन में देखा जाता है और बड़े होते होते ये चीज सही हो जाता है बहुत बच्चों के अंदर। तो अभी पहले इन दोनों के बारे में लिखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एटोनिक सीजर के बारे में। तो ये हो गया आपका जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर, जो 1 से 2 मिनट तक रहता है। सबसे पहले पर्सन में ऑरा आएगा, मींस उसको एक आभास होगा, एक फीलिंग आएगी कि मुझे भी सीजर आने वाला है। फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है और अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। फिर आता है टॉनिक फेज। टॉनिक फेज में क्या होता है, मसल स्पाज्म स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फॉलोड बाय क्लोनिक फेज। मसल स्पाज्म होने के साथ साथ उस पर्सन में अब जर्क आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कन्वर्जन भी कहते हैं। और फिर लॉन्ग टाइम तक वो स्लीप में चला आता है, उसका सीएनएस पूरी तरह डिप्रेस हो जाता है। तो ये हो गया आपका जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक। इसके बाद है हमारा एब्सेंट सीजर। तो एब्सेंट सीजर ज्यादातर बच्चों में देखा गया है और 1 या आधे मिनट तक ही रहता है। जहां पे ये 1 से 2 मिनट तक है तो ये लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक ही रहता है। इसके बाद कोई भी मूवमेंट नहीं होता, जैसे हमने डिस्कस किया था, ना ही वो गिरता है। चलते चलते या अभी खड़ा है बच्चा कहीं पे तो सडनली एक जगह स्टॉप हो जाएगा और वो एक ही तरफ स्टेयर करने लगेगा। मींस उसके ना आंखों में मूवमेंट होगा ना मसल मूवमेंट होता है, एक ही तरफ देखते रहता है। फिर 30 सेकंड 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक फिर नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी मिनिमम जर्क हो सकता है, तो मोस्टली वैसे होता नहीं है। कोई भी मसल जर्क नहीं होगा, ना ही मिनिमम आई मूवमेंट वगैरह होता है। मल्टीपल एपिसोड इन अ डे, मींस एक दिन में वो मल्टीपल एपिसोड भी हो सकता है। कई बार दिन में 4-5 बार भी उसके साथ ऐसा हो सकता है कि वो एक जगह रुका हुआ है और वहीं पे 30 सेकंड तक रुक गया। ना ही वो मसल मूवमेंट कर रहा है, ना बात कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे बड़े होते होते तक वो सही हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जब अगर उन पर्सन का ईईजी करे, मींस इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी किया गया, तो वहां पे देखा गया कि 3 ही साइकिल आ रहे हैं। ठीक है, उसके ब्रेन के एन्सेफेलोग्राफी में ज्यादातर 3 साइकिल्स ही देखे गए। वो किस टाइप के, या तो वेव्स होंगे या स्पाइक्स होंगे। स्पाइक्स मींस जैसे ये एक सडन आ गया, ठीक है, इसको स्पाइक्स कहते हैं।
एक ऐसे झटका मार के, वरना नॉर्मल वेव चलते चलते एक स्पाइक आ गया। तो ज्यादातर इसी टाइप के देखे जाते हैं, 1 सेकंड में 3 ही स्पाइक आते हैं या वेव्स आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं एटोनिक के बारे में, एटोनिक एपिलेप्सी क्या है। इसके बाद थर्ड है हमारा एटोनिक सीजर या एकाइनेटिक सीजर। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, तो एकाइनेटिक जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, जहां पे बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। तो इस कंडीशन में होता क्या है, हमारे सीएनएस में एक्सेस अमाउंट में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एक पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है और उसका स्केलेटल मसल पूरा रिलैक्स कर जाता है। कभी कभी वो पर्सन गिर भी जाता है। तो ये सिंपल हो गया आपका एटोनिक या एकाइनेटिक सीजर। इसके बाद फोर्थ है हमारा माइक्लोनिक सीजर। माइक्लोनिक सीजर को आप ऐसे समझो जैसे टीवी में लेडीज के प्रोग्राम आते हैं, जैसे सास भी कभी बहू थी टाइप। तो वहां पे क्या होता है कि अचानक से कुछ ऐसी खबर सुना दिया, किसी को देख लिया, तो वो औरत ज्यादा बेहोश में चली जाती है, शॉक के पोजीशन में चली जाती है। तो सेम यहाँ पे भी एक शॉक की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। एक अचानक से वो पर्सन शॉक में चला जाएगा, फिर अचानक से वो डर के मारे कांपने स्टार्ट करके गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक शॉक होगा, कुछ देख के या किसी चीज को सुन के एक शॉक की कंडीशन में चला आता है पेशेंट। फिर अचानक से वो जर्क के साथ गिर जाता है, मीन झटके के साथ वो गिर जाता है। इसके साथ साथ जैसे ही वो गिरता है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसमें पूरा जनरलाइज सीजर होगा या पार्शियल सीजर होगा। तो एक सिंपल हो गया आपका माइक्लोनिक सीजर। तो ये हो गया आपका एटोनिक या एकाइनेटिक सीजर। यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखा गया है विद मसल रिलैक्सेशन। होता क्या है, हमारे सीएनएस में एक्सेस अमाउंट में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन गिर भी सकता है। इसके बाद फोर्थ है हमारा माइक्लोनिक सीजर। यहाँ पे एक शॉक लाइक पोजीशन आती है, एक शॉक जैसे कोई झटका लगे, कुछ खबर ऐसे सुन के कि पर्सन शॉक में चला जाए। इससे होता क्या है, पहले पूरे कॉन्ट्रैक्शन आएगा मसल में, पूरा बंदा स्ट्रेट हो जाएगा, एकदम पर्सन ऐसे स्ट्रेट। फिर धीरे धीरे माइक्लोनिक जर्किंग स्टार्ट होती है, मींस पहले वो स्पाज्म की पोजीशन में आएगा, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी में ऐसे जर्क आना स्टार्ट होता है। अब इस जर्क के साथ क्या होता है, या तो वो पर्सन जनरलाइज सीजर में जा सकता है या पार्शियल या फोकल सीजर में जा सकता है। जनरलाइज सीजर में पूरी बॉडी उसकी जर्क होगी, जबकि पार्शियल सीजर में कोई एक पार्ट उसका जर्क हो सकता है या सिर्फ अनकॉन्शियस वो हो सकता है। तो ये हो गया आपका माइक्लोनिक सीजर। इसके बाद फिफ्थ है हमारा इन्फेंटाइल सीजर। इन्फेंटाइल सीजर ज्यादातर बच्चों में देखा गया, इन्फेंट्स में देखा गया। आई होप इन्फेंट और चिल्ड्रन में आपको डिफरेंस पता होगा। इन्फेंट मीन्स छोटे बच्चे जो गोदी में घूमते हैं, और चिल्ड्रन आपको पता है छोटे छोटे बच्चे, वो है चिल्ड्रन, ठीक है। तो इन्फेंट्स में ज्यादा देखा गया है। ये एपिलेप्सी का तो टाइप नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है, बच्चों में जो इन्फेंट्स है उसमें मसल स्पाज्म देखा गया, बहुत ही ज्यादा मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चे एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके एटोनिक, माइक्लोनिक, उसके बाद हमारा इन्फेंटाइल स्पाज्म या सीजर। तो ये हो गया आपका इन्फेंटाइल स्पाज्म, जिसको हिप्स रिदमिया भी कहा जाता है। ये जनरली इन्फेंट्स में होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में होते हैं। इसको एक एपिलेप्सी का टाइप नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मसल स्पाज्म हो रहा है, इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म देखा गया है। इसके साथ साथ प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशन, एक बच्चे में अगर कंटिन्यूअस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं जो बहुत ही हाई लेवल पे है, इससे क्या होगा, बच्चे के ब्रेन पे भी बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। होता क्या है, ज्यादातर ये इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म में एक छोटा बच्चा है, उसको अगर हम लिटा के रख दें तो उसके हाथ पैर पूरा स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, एकदम वो पूरा से अकड़ जाता है। इस टाइप के पोजीशन में इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म कहा जाता है, ठीक। मेंटल डिटोरिएशन भी होगा इससे। इसके अलावा ईईजी में डिफ्यूज चेंजेस भी देखे गए हैं। अगर हम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी की बात करें तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं चेंज होने के साथ, ठीक। तो ये हो गया आपके डिफ्यूजिव चेंजेस इन इंटरसीजर ईईजी आर नोटेड, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे पार्शियल सीजर या फोकल सीजर के बारे में।